नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जो कि 3 यूरोपीय देशों के दौरे के बाद अब मोदी जी वतन वापसी कर रहे हैं। आपको बता दें कि 65 घंटे के दौरे पर पीएम ने 8 टॉप लीडर से मुलाकात की और यूरोप दौरे के आखिरी चरण में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में राष्ट्रपति मैक्रो से भी मुलाकात की। यूक्रेन संकट और द्विपक्षीय संबंधों पर इस दौरान चर्चा की गई। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि भारत और फ्रांस गर्वित विकास भागीदार है। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को ही यहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की थी। इस दौरान द्विपक्षीय और आपसी हितों के मुद्दे पर चर्चा की गई और इस दौरान दोनों ही नेताओं ने यूक्रेन के खिलाफ रूस की सैन्य कार्रवाई के मद्देनजर क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया है। साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय ने मोदी और मैक्रो की एक दूसरे से गले लगने की तस्वीर भी साझा की और ये तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने पेरिस में मुलाकात की। यह मुलाकात भारत और फ्रांस की दोस्ती को और गति देगी। तो वहीं दिल्ली में दो समुदायों के बीच झड़प का एक मामला फिर से एक बार सामने आया है। यहां पर यह घटना वेलकम इलाके की है, जहां बुधवार की रात को ही दो समुदायों के बीच पहले हाथापाई हुई और देखते ही देखते पत्थरबाजी तक की बात जा पहुंची। घटना की सूचना मिलने पर भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दी गई। तो वहीं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी ने इस मामले की जानकारी देते हुए कहा है कि बीती रात करीब 9:50 पर पीएस वेलकम क्षेत्र में पोटो चौक के पास दो समुदायों के लोगों के बीच झगड़े को लेकर पीसीआर को कॉल की गई थी। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर तुरंत ही पुलिस की टीम पहुंची, साथ ही फोर्स को भी तैनात किया गया। शुरुआती जांच में पता चला है कि वेलकम इलाके के एक्स एंड वाई ब्लॉक में पार्क में खेलने वाले बच्चों के बीच झगड़ा हुआ था। इसी के कारण दो समुदायों के बीच हाथापाई हुई। सांप्रदायिक तनाव की आशंका जताते हुए कुछ लोगों ने पुलिस को खबर दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। साथ ही आपको बता दें कि डीसीपी ने आगे बताया है कि घटना में शामिल कई उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। साथ ही 20 लोगों को राउंड अप कर लिया गया है और कुछ लोगों की तलाशी अभी भी जारी है। मामले में आईपीसी के तहत कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं 108 सीआरपीसी के तहत पाबंद भी किया गया है। उनके मुताबिक अब फिलहाल स्थिति पूरी तरह से काबू में है, लेकिन दंगा की धाराओं के तहत सख्त कानूनी कार्यवाही शुरू की जा रही है। आपको बता दें कि नागरिक भाईचारा समिति के सदस्यों को दोषी व्यक्तियों की पहचान करने की सहायता के लिए शामिल किया गया है। और देश भर में लाउडस्पीकर से होने वाली अजान को लेकर जहां एक तरफ विवाद छिड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी ही तरफ महाराष्ट्र में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने एक बड़ा फैसला लिया है। दक्षिणी मुंबई के धर्मगुरुओं और ट्रस्टीज ने यह फैसला किया कि मस्जिदों में सुबह के वक्त लाउडस्पीकर से अजान नहीं दी जाएगी। मुंबई के मुस्लिम बहुल इलाके मोहम्मद अली रोड, मदनपुरा, नागपाड़ा समेत 26 मस्जिदों ने धर्मगुरुओं के, जो कि सुन्नी बड़ी मस्जिद में बैठक के बाद एकमल से यह फैसला किया है। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि सुबह की आजान लाउडस्पीकर से नहीं पढ़ी जाएगी। इसी के साथ ही सभी मस्जिदों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन भी किया जाएगा। हालांकि रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ना तो आजान होगी और ना ही लाउडस्पीकर का उपयोग किया जाएगा। इधर लाउडस्पीकर विवाद के बीच लगातार एमएनएस कार्यकर्ताओं की धरपकड़ और उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। शिवाजी पार्क इलाके में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के घर के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एक महिला पुलिस कांस्टेबल के मामूली रूप से घायल होने के मामले में पुलिस ने बुधवार को मनसे नेता संदीप देशपांडे और संतोष धुरी के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की। इस दौरान अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। और अब बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन की, जहां विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने बुधवार को कहा है कि सुरक्षित गर्भपात तक पहुंच जीवन बचता है। ऐसे में अमेरिकी मामले को स्पष्ट रूप से उसका उल्लेख किया गया और इसका उल्लेख किए बिना डब्ल्यूएचओ के प्रमुख टेड्रोस अधानम घेब्रेयेसस ने चेतावनी दी है कि गर्भपात तक पहुंच को प्रतिबंधित करने से प्रक्रियाओं की संख्या कम नहीं होती है। ये महिलाओं और लड़कियों को असुरक्षित लोगों की ओर ले जाता है। असुरक्षित गर्भपात तक पहुंचकर जीवन बचाती है। ट्रेडर्स की एक टिप्पणी संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बड़े विवाद के बीच आई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले का ड्राफ्ट लीक हो जाने के बाद पैदा हुआ।
दरअसल लीक हुए इस ड्राफ्ट के मुताबिक अदालत गर्भपात के राष्ट्रव्यापी अधिकार को उलटने के लिए तैयार है। अगर अदालत द्वारा लीक हुए ड्राफ्ट की पुष्टि की जाती है तो यहां पर 1973 को रो बनाम वेड के फैसले को उलट दिया जाएगा, जिसने पूरे देश में गर्भपात के अधिकार को सुनिश्चित किया था। यानी गर्भपात कानूनों को तब अलग अलग राज्य विधिका के साथ जोड़ दिया जाएगा। इसमें आधे से अधिक प्रतिबंध या नए प्रतिबंध लागू करे जा सकते हैं। ऐसे में टेड्रोस ने कहा कि महिलाओं को हमेशा चुनने का अधिकार होना चाहिए जब उनके शरीर और उनके स्वास्थ्य की बात हो। बता दें कि महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य की रक्षा करने और असुरक्षित गर्भपात को रोकने में मदद करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने मार्च में ही गर्भपात केयर पर नए दिशा निर्देश जारी किए थे। तो वहीं WHO के अनुसार दुनिया भर में सालाना लगभग 25 मिलियन असुरक्षित गर्भपात किए जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक वर्ष लगभग 39,000 महिलाओं और लड़कियों की मृत्यु हो जाती है और लाखों अन्य जटिलताओं के कारण अस्पताल में उन्हें भर्ती होना पड़ता है। और अब रुक करेंगे राजस्थान का, जहां राजस्थान में जोधपुर के बाद अब भीलवाड़ा में तनाव का माहौल पैदा हो गया है। दरअसल बीती रात को ही एक समुदाय के 2 युवकों पर हमला हुआ, जिसके बाद उनकी बाइक में भी आग लगा दी गई। घटना से गुस्साए लोग संगानेर इलाके में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अब धरने पर बैठ गए हैं। तो वहीं माहौल को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दी गई। बताया ये जा रहा है कि आनन फानन में घायल दोनों युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। यहाँ उनका इलाज जारी है। हालांकि जानकारी के मुताबिक पूरे ही इलाके में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है और पुलिस हमलावरों की तलाश करने में जुटी है। इस घटना से गुस्साए लोगों ने फिलहाल हमलावरों की गिरफ्तारी के बिना घायलों को अस्पताल पहुंचाने का भी विरोध किया, लेकिन प्रशासन ने उन्हें समझा बुझाकर इलाज शुरू करवाया। फिलहाल दोनों की ही हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक अभी तक दोनों युवकों पर हमले की वजह सामने नहीं आई है, लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले जोधपुर में माहौल बिगड़ता देखा गया था। ईद के ही दिन राजस्थान के जोधपुर में सांप्रदायिक हिंसा की वजह से माहौल खराब हो गया था और हिंसा को रोकने के लिए जोधपुर में 6 मई तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो वहीं इस दौरान इंटरनेट सेवाएं भी ठप रहेंगी। दरअसल 2 समुदाय के बीच हुई झड़प के दौरान जालौरी गेट चौराहे और बाल मुकुंद बिस्सा सर्कल पर भगवा झंडे लगे थे, जिसे उतारकर उसकी जगह पर इस्लामी प्रतीक वाले झंडे फहराने से विवाद शुरू हुआ। इस घटना के बाद दोनों ही समुदाय में आधी रात को भीषण पथराव हो गया और इस हिंसा में कई लोग चोटिल हुए। अब इस मामले में पुलिस ने 141 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 133 को धारा 151 में और 8 को अन्य मुकदमों में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस अब इन आरोपियों से पूरी घटना को लेकर पूछताछ कर रही है और इस हिंसा पर स्थानीय लोगों ने कहा है कि इस घटना में लूटपाट के इलाके से आसपास के लोगों ने ही हमला किया था। खबर दिल्ली एनसीआर से जुड़ी है, जहां तेज हवा चलने और हल्की बारिश और ओले गिरने से मौसम अच्छा हो गया है। इसी के साथ ही गर्मी से भी लोगों को बड़ी राहत मिली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आसमान में हल्के से बादल जरूर छाए रहेंगे और गरज के साथ बिजली गिरने का भी अनुमान है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज से तापमान बढ़ना फिर से एक बार शुरू हो जाएगा। हालांकि सोमवार तक लू के प्रकोप से राहत बनी रहेगी, लेकिन मंगलवार से एक बार फिर से लू का दौर शुरू हो जाएगा। दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 ज्यादा यानी 28.8 और अधिकतम तापमान सामान्य से 1 ज्यादा 39.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का स्तर 37 से 64% तक रहा। तो वहीं देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से बढ़ते जा रहे हैं। बात करें पंजाब की, तो पंजाब के पटियाला के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में हाल ही में 60 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद परिसर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। साथ ही यूनिवर्सिटी में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने स्टूडेंट्स को 10 मई तक के लिए हॉस्टल को खाली करने के लिए कहा। इससे संक्रमण को और ना फैला जा सके, इसीलिए ये फैसला लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि जो भी स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव मिले हैं उनमें हल्के लक्षण बताए गए। इसके बाद अलग ब्लॉक में आइसोलेट उन्हें कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार यूनिवर्सिटी में पिछले 4 दिनों में ये कोरोना के मामले सामने आए हैं। हालत की जानकारी हासिल करने के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों ने भी यूनिवर्सिटी का दौरा किया है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में संक्रमण के मामलों में और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है।
और इस बीच रुक करेंगे नोएडा का, जहां पर अब ट्रैफिक नियम तोड़ना भारी पड़ सकता है। दरअसल तीसरी आंख रखेगी चौराहों पर नजर, और नोएडा के 20 चौराहों पर पहले चरण में ट्रायल के तौर पर कैमरे लगवाए जा चुके हैं। इसके जरिए अब ट्रैफिक नियमों पर नजर रखी जा सकेगी। ट्रैफिक सिस्टम को पहले से ही और बेहतर बनाने के लिए ऐसी परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। इससे इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए अब लोगों पर निगरानी रखी जाएगी। तो वहीं संविधान की धारा 293 के तहत राज्य सरकारों को अलग अलग केंद्रीय योजनाओं के तहत वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार केंद्र राज्यों को पैसा देता है, और इसी के लिए राज्य सरकारों की तरफ से दी गई जानकारी और उनके अधिकारियों द्वारा प्रमाणित पत्रों को ही आधार बनाया जाता है। ऐसे में केंद्र सरकार का कहना है कि पिछले कुछ समय में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें राज्य सरकार के अफसरों की ओर से गलत जानकारी दी गई। इसे चलते हुए ज्यादा पैसे निर्गत हो गए हैं। आपको बता दें कि इसमें केवल आईएएस और अन्य केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी शामिल हैं, जो अलग अलग राज्यों में पदस्थापित होते हैं। इस मुद्दे को लेकर अब केंद्र सरकार सख्त हो रही है और सभी राज्य सरकारों को एक पत्र लिखा गया है। ये पत्र केंद्रीय वित्त सचिव की ओर से सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों और केंद्र में सभी विभागों के सचिवों को लिखा गया है। पत्र में इस तरह के मामलों के बढ़ने पर चिंता जताई गई और इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की अनुशंसा भी की गई है। आपको बता दें कि वित्त सचिव ने पत्र में लिखा कि अगर गलत जानकारी जानबूझकर या तथ्यों को जाने बिना दी जाती है तो फिर ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय वित्त सचिव ने मुख्य सचिवों और विभागों के सचिवों को कहा है कि अगर अब ऐसे मामले सामने आते हैं तो ऐसे अधिकारियों की जानकारी केंद्र सरकार के क्रमिक मंत्रालय को दी जाएगी। अफसरों की गलती सही साबित होने पर क्रमिक मंत्रालय उनके प्रमोशन, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति, अंतर क्रेडिट प्रतिनियुक्ति और सरकारी खर्चे पर विदेश में प्रशिक्षण समेत विदेश में पोस्टिंग को लेकर भी कार्रवाई कर सकता है। राज्य सरकारों से भी उन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को कहा जाएगा जिन राज्यों में वो पदस्थापित होंगे। हालांकि पत्र में ये साफ साफ लिखा है कि अगर गलती अनजाने में की गई हो या किसी गलत नियत से नहीं किया गया है तो फिर ऐसे अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।